नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 7, जिसका नाम है महिलाएं, जाति और सुधार। इसका भाग 2 है, जाति और समाज सुधार। प्यारे बच्चों, इस पूरे अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनमें परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। इसी के साथ हम जानेंगे कि समाज में किस प्रकार सुधार किए गए, जातिगत जो मुद्दे हैं उसमें किस प्रकार सुधार किया गया। इसी के साथ हम गैर ब्राह्मणवादी जो आंदोलन है उनके बारे में भी जानने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जाति और समाज सुधार की। देखिए, राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है, जनक भी माना जाता है, उन्होंने जो है समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनका विरोध किया था, जैसे कि सती प्रथा है। और उन्हीं के प्रयासों से 1829 के अंदर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगता है। इसी के साथ वे समाज में जाति व्यवस्था का भी विरोध करते हैं। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज में सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया कि आध्यात्मिक रूप से जो है सभी जातियां समान है। जाति उन्मूलन के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। याद रखिएगा, परमहंस मंडली का गठन कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? बंबई में हुआ था और 1840 में होता है। और इन सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। अब देखिए दोस्तों, जो सुधार आंदोलन चल रहा है जातिगत भेदभाव का, इनमें जो ज्यादातर लोग हैं वे भी ऊंची जाति से संबंध रखते हैं। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। जो ईसाई प्रचारक थे, जैसे कि हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1813 के अंदर ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और ईसाई शिक्षा के लिए जो है अनुमति दे दी जाती है। और उसके पश्चात ये जो ईसाई प्रचारक है ये आदिवासियों के लिए और जो निचली जाति के लोग हैं इनके लिए स्कूल विद्यालय खोलने का प्रयास करते हैं। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नौकरियां निकल रही थी। इन कामों को संभालने के लिए निम्न जाति के लोग शहर जाने लगे। यानी कि जो नई नई फैक्ट्रियां खुल रही थी, जो कारखाने खुल रहे थे, इनमें मजदूरी करने के लिए वैसे तो उच्च जाति के लोग भी जाते थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग गए वे निम्न जाति के लोग थे। और न सिर्फ भारत में ही बल्कि भारत से बाहर भी जो है लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए। जैसे कि कुछ लोग जो है असम, फिर कुछ लोग मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। हम देखते हैं जो महार समुदाय है, महाराष्ट्र में हम विशेष रूप से महार समुदाय को देखते हैं। तो जो महार समुदाय है, महार समुदाय के बहुत सारे जो लोग हैं वे सेना में भर्ती होते हैं और उन्हें जो है उन्हीं के नाम से जो है महार रेजिमेंट जो है वो भी बना दी जाती है और महार रेजिमेंट में उन्हें नौकरी मिल जाती है। ठीक है ना? याद रखिएगा, आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका भी जो जन्म है वो महार परिवार में ही हुआ था। और दलित आंदोलन के नेता बी आर अंबेडकर के जो पिता हैं वे भी सैनिक स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं। अब हम देखते हैं समानता और न्याय की मांग। अब आप देखिए कि ये जो जातिगत भेदभाव है, जो निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उच्च जाति के लोगों द्वारा, इसके लिए लोगों ने न्याय की मांग की और समानता के अधिकार की मांग की। अब देखिए, मध्य भारत में घासीदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। अब हम देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है जातिगत समानता और न्याय के लिए आंदोलन हो रहे हैं। घासीदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत करी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया। जो चमड़ा का काम करते हैं उन्हें निम्न जाति का माना जाता था। इन्होंने इन सबको संगठित किया न्याय करने के लिए, ताकि इनकी जाति के साथ भी न्याय हो, इनके साथ भेदभाव न हो। इसी के साथ में पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ, याद रखना, मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया, चांडाल काश्तकारों को संगठित करने का काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ है जो कि जाति व्यवस्था को सही ठहराते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं जातिगत जो भेदभाव पाया जाता है, श्रेणी व्यवस्था हम देखते हैं जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया है और निम्न पर शूद्र अछूतों को रखा गया है। तो इस पर बहुत सारे सवाल भी खड़ा करते हैं। केरल में एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा और इसी के साथ में उनका एक महत्वपूर्ण कथन था। उनका महत्वपूर्ण कथन था, क्या था? ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू देवम,
मनुष्यानु, यानी कि मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है, यानी कि सब लोग समान है, सबको बनाने वाला एक ही ईश्वर है, सबकी जाति एक ही है, ठीक है, सबका धर्म एक ही है, मजहब एक ही है, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं श्री नारायण गुरु। आप तस्वीर में देख सकते हैं नारायण गुरु जी को, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये केरल में एझावा जाति के से बिलोंग करते थे। आगे देखिए, गुलामगिरी। गुलामगिरी जो पुस्तक है ये लिखी गई थी ज्योतिराव फूले के द्वारा। गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से ज्योतिराव फूले जो है वे जातिगत असमानताओं को, दास प्रथा, इन सबको खत्म करने की बात करते हैं। यहाँ पर जो है विशेष रूप से अमेरिकी दास प्रथा की बात की जाती है इस गुलामगिरी पुस्तक में। आइए जानते हैं। देखिए, ज्योतिराव फूले का जन्म 1827 में हुआ था और वे निम्न जाति के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक थे। अगर हम निम्न जाति के नेताओं की बात करते हैं तो उनमें सबसे मुखर नेताओं में जाने जाते हैं ज्योतिराव फूले। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। देखिए, ब्राह्मणों का मानना था कि हम श्रेष्ठ हैं, हम आर्यों की संतान हैं। लेकिन दोस्तों, ज्योतिराव फूले द्वारा इस बात पर जो है, इस बात का विरोध किया जाता है। ज्योतिराव फूले मानते हैं कि जो आर्य हैं वो तो विदेशी संतान है, वो तो विदेश से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, और उन्होंने जो हिंदुस्तान में रह रहे लोग हैं इनको पराजित किया था, ठीक है। जो यहाँ के देशी लोग हैं इनको जो है पराजित करके इनके ऊपर अधिकार किया था, उसके बाद वो यहाँ बसे थे, तो ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं कि हम आर्य हैं, है ना। बिल्कुल। तो देखिए, फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। तो इस प्रकार जो है फूले अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं और जो ये भेदभाव की भावना इसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग जहां पर सभी जो है समान रूप से रहते थे, किसी भी प्रकार की भेदभाव, ऊंच नीच की भावना यहाँ पर व्याप्त नहीं थी। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, जिसमें हम श्रमिक जातियों को देखते हैं, और अति शूद्रों, जिसमें हम अछूत को देखते हैं, को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए, यानी कि सभी एकजुट हों, सभी संगठित हों, अपने हितों के लिए सभी एकजुट होकर न्याय की मांग करें, तभी जो है ये भेदभाव समाप्त हो सकता है। फूले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई कि सभी जातियां जो है समान है, और इसी मुहिम के तहत ये 1873 में फूले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। अमेरिका के अंदर भी दोस्तों एक आंदोलन चलता है जिसमें गुलामों को मुक्ति दिलाई जाती है, और इसी के ऊपर आधारित 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ज्योतिराव फूले द्वारा लिखी जाती है। आगे हम देखते हैं, जाति सुधार का यह आंदोलन जो है आगे भी चलता ही रहता है। 20वीं सदी की बात करें तो 20वीं सदी में पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, और इसी के साथ अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। E.V. रामास्वामी नायकर जो कि पेरियार के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। चलिए आगे हम देखते हैं, मंदिरों में कौन जा सकता था। देखिए दोस्तों, पहले जो है निम्न जाति के लोगों को या फिर अछूत समझे जाने वाले लोगों को मंदिरों में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता था, मंदिरों के मुख्य द्वारों के आसपास भटकने तक नहीं दिया जाता था। अब ये कैसा भेदभाव हुआ भाई, भगवान तो सभी के हैं, है ना, वही हार्ड मास का व्यक्ति है, फिर मंदिर के पास उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए B.R. अम्बेडकर जी ने आंदोलन चलाया और मंदिर में सभी लोगों को समान अधिकारों से जो है आने जाने की छूट मिले, इस चीज को लेकर वे आंदोलन चलाते हैं। आइए बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के मंदिर सुधार या फिर मंदिर में जो निम्न जाति के लोगों को जो है अंदर जाने के लिए परमिशन दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, मंदिर सुधार आंदोलन, उसकी बात करते हैं। देखिए, अम्बेडकर का जो जन्म है वो भी एक महार परिवार में हुआ था, और उन्होंने जो है स्कूली शिक्षा पूरी की, उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें यहाँ पर अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिल जाती है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं 1919 में वे भारत लौटते हैं और उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग जो निम्न जाति के लोगों पर जो है तरह तरह के जो है जुल्म ढाते थे, तरह तरह का उन पर दबाव बनाते थे, उनके ऊपर ये लिखते हैं, खुलकर लिखने का प्रयास करते हैं। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को ऐसा लगता था कि अगर मंदिर के जलाशय को दलित व्यक्ति अगर काम में लेगा तो वो जलाशय पूरा ही दूषित हो जाएगा।
लेकिन बी आर अम्बेडकर जो है वो ये आंदोलन चलाते हैं और 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे लगभग 3 आंदोलन चलाए थे और लोगों को बताया था कि सभी लोग जो है समान है, मंदिर में सभी लोग जो है आ जा सकते हैं। चलिए बच्चों, तो इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा है? देखिए, हमने सीखा है जातिगत भेदभाव कि किस प्रकार समाज में जातिगत भेदभाव व्याप्त थे। ठीक है, निम्न जाति के लोगों के ऊपर तरह तरह के हम देखते हैं दबाव बनाए जाते थे। उन्हें जो है स्वतंत्र रूप से जो है जलाशय है या फिर नदियां हैं, कुएं हैं, जहां जो है ऊंची जाति के लोग जो है पानी पिया करते थे, उनका प्रयोग नहीं करने दिया जाता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि समानता और न्याय की मांग किस प्रकार की जाती है। समानता और न्याय की मांग के लिए हमने बहुत सारे दलित नेताओं का नाम लिया, जैसे ज्योतिराव फूले है, बी आर अम्बेडकर है, ईवी रामास्वामी नायकर है, जो कि पेरियर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इन सभी नेताओं के द्वारा जो है प्रयास किया जाता है ताकि जो अछूत माने जाने वाले जो लोग हैं उनके साथ में जो है एक प्रकार से भेदभाव न हो और उनको न्याय मिल सके। चलिए, अब हम मूल्यांकन कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। आइए देखिए, पहला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? महार परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में या फिर अग्रवाल परिवार में? तो याद रखिएगा, अंबेडकर का जन्म हुआ था महार परिवार में। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले, भीमराव अंबेडकर, श्री नारायण गुरु या फिर महात्मा गांधी? तो देखिए, ज्योतिराव फूले जो है वो सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, परमहंस मंडली का गठन कब हुआ? 1841 में, 1840 में, 1839 में या फिर 1828 में? तो देखिए, बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य वाला। तो देखिए, ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। ब्राह्मणों का मानना था कि हम तो आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्योतिराव फूले कहते हैं कि आर्य जो है वे विदेश से आते हैं, वे भारतीयों पर जुल्म ढाते हैं, उनको जो है पराजित करते हैं। ठीक है, जो देशी लोग हैं उन पर अत्याचार करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार जो है ज्योतिराव फूले अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ज्योतिराव फूले ने 1873 में डैश 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 पुस्तक लिखी। तो साथियों, इसका उत्तर है गुलामगिरी। गुलामगिरी। ज्योतिराव फूले जो है वे गुलामगिरी पुस्तक की रचना करते हैं और गुलामगिरी पुस्तक में अमेरिका में जिस प्रकार दासों को मुक्ति मिलती है उसका उल्लेख करते हैं। तो बच्चों, यह भाग यही समाप्त होता है। धन्यवाद।